वंदे मातरम भैया बहनों। कल अपन पढ़ रहे थे मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में। अपन ने उसके 2-3 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज अगला पॉइंट अपने मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, यानी सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। देखिए, कुछ जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, यानी संवर्धन का मतलब वृद्धि होती है नाइट्रोजन में, तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। और नाइट्रोजन की वृद्धि होगी क्योंकि नाइट्रोजन ऐसा पदार्थ है जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। भैया बहनों, KNP, के का मतलब पोटेशियम, M का मतलब नाइट्रोजन और P का मतलब होता है फास्फोरस। ये KNP तीनों ही पदार्थ पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। इन्हें सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं, यानी जो जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, संवर्धन करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो जीवाणु क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाते हैं। जैसे चित्र में दिया हुआ भैया बहनों, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दिए हुए हैं। यहाँ दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया, जिसे अपन नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के दिए हुए हैं। यहाँ आ जाओ अपने पर्यावरण। अगला अपना पॉइंट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बुझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से ये खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बुझा जानना चाहती है कि किस प्रकार हो सकता है। तो आप सभी जानते हो भैया बहनों, जो खाद होता है अपने, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव वो इनको ग्रहण करते हैं और अपघटन की क्रिया द्वारा इन्हें सरल अणुओं में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार खाद बनता है और मौसम में जो नमी होती है उनके द्वारा ये सड़ गल जाते हैं। और सड़े गले पदार्थों को आप जानते हो मृत जीव खाते हैं और वो किस में परिवर्तित कर देते हैं? खाद में परिवर्तित कर देते हैं। क्रियाकलाप 2.5। 2 गमले लेकर मिट्टी से आधा भर दीजिए। उन्हें A व B चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले B में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने इत्यादि भर दीजिए। इन्हें को रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कीजिए। तो भैया बहनों, अपन इनका परीक्षण करेंगे तो अपन क्या देखेंगे कि जो गमला A था जिसमें अपने पौधे का कचरा था, वो तो विघटित होकर इसमें परिवर्तित हो गया, मिट्टी में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो प्लास्टिक के, कांच की बोतलें और ये थी, ये विघटित नहीं होते। ऐसे पदार्थ होते हैं ये विघटित नहीं होते, यानी इन्हीं सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर सकते। तो अतः ये विघटित नहीं, ऐसे कैसे पड़े रहे। ये परिणाम निकला इसका। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला एक के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया। ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपशिष्टों का अपघटन कर उसी खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः अवशोषित किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमले B के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़े हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। सरल पदार्थ जैसे भैया बहनों कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसके सरल पदार्थ क्या हो गए? ग्लूकोज और माल्टोज। ठीक है। वसा का सरल पदार्थ हो गया वसीय अम्ल, यानी जो बड़ा अणु होता है उसे छोटे छोटे अणु में बदल देते हैं। सरल पदार्थ का मतलब ये।
ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद आता है भैया बहनों हानिकारक सूक्ष्मजीव। हानिकारक सूक्ष्मजीव यानी ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमें हानि पहुंचाते हैं या हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिनके माध्यम से रोगाणु हमारे शरीर में जानते हैं, कीटाणु हमारे शरीर में जाते हैं, वो सूक्ष्मजीव हानिकारक सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। देखिए सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए भैया बहनों। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव यानी मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल यानी पीने के पानी एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोगों का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क का मतलब होता है हाथ पैर से या पेड़ पौधों की टहनियों से या एक दूसरे के अंगों द्वारा संपर्क में आना। कायिक संपर्क का मतलब अंग आपस में संक्रमण में आते हैं, द्वारा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरण रोग कहलाते हैं। यानी संचरण रोग का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग संक्रामक रोग या संचरण रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग को भी अपन टीबी कहते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट और जंतु ऐसे होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करता है। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। आप भी अभी ना आपने देखा होगा कि मक्खी होती है यार कहीं बैठ जाती है और वो बैठ के अपने खाने में बैठ जाती है, तो वो गंदगी हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में चली जाती है। तो इसलिए हमेशा भोजन को, पानी को या कोई भी उपयोग लेने वाली वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। मक्खी कूड़े एवं जंतु अवशिष्टों पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफेलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है। यानी जो मलेरिया रोग होता है वो इस मादा एनाफेलीज मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। यानी जो डेंगू होता है वो मच्छर दिन में काटता है। हम मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं भैया बहनों कि हम बारिश के दिनों में छतों पे जो कचरा पड़ा हुआ होता है, जैसे अपने घर के पुराने सामान, गाड़ी के टायर, पीपे, तो इनमें पानी नहीं भरना देना चाहिए।
समय समय पर यदि हमारे पास आसपास किसी भी डैम पानी भरता है तो उसको क्या कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए, उसकी सफाई कर देनी चाहिए। हमारे घर में भरे हुए पानी, जैसे कूलर में पानी भरा होता है, उसको नित्य दिन साफ़ करना चाहिए। किसी ऊपर कोई टंकी में पानी भरता है तो उसे साफ़ करना चाहिए। फूलदानों या अपने आसपास घर में हो तो उनकी नियमित रूप से सफाई करते रहनी चाहिए, जिससे पानी इकट्ठे ना हो, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहीं पर मच्छर ज़्यादा उत्पन्न होंगे। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को रोकने से को फैलने से रोका जा सके। ये एक सारणी दे रखी है भैया बहनों, जिसमें रोग और उनके रोग कारक दे रखे हैं। ये सारणी अपन कल अध्ययन करेंगे।